नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन इतिहास की सीरीज को काफी समय पहले हम कंटिन्यू कर रहे थे और कुछ कारण से होल्ड की गई थी। तो दोस्तों वहीं से जहां से हमने सीरीज को होल्ड किया था वहीं से पुनः स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर। इस सीरीज के अगर लेक्चरों की बात करूं तो 22 लेक्चर अभी तक हो चुके थे, तो लेक्चर नंबर 23 से आज हम इसको फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो आपका सिलेबस वही रहेगा जिसे हम पहले कंटिन्यू कर रहे थे। मैं आगे बताने वाला भी हूं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस अभी कहां चल रही है। ठीक है ना? तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं आज, जिसमें हम बात करेंगे मौर्य वंश की स्थापना की। क्लियर है? तो कोई भी दोस्त कंफ्यूज मत होइएगा, जो सेशन पहली बार देख रहे हैं उनको भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये प्राचीन इतिहास को आपने स्टार्ट किया और बीच में से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, बल्कि इस सीरीज में कंटिन्यू लेक्चर हमारे हुए हैं, जिसमें 22 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। उसके आगे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जितने भी सेशन हमने इससे पहले लिए हैं इसलिए। ठीक है ना? तो और इतने पुराने भी नहीं है कि उनमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता पड़े। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज हम बात करने वाले मौर्य वंश की स्थापना, और जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रशासन से के संबंध में। क्लियर है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चूंकि मौर्य वंश की स्थापना के बारे में आप भी अच्छे से जानते हैं कि इसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, तो उनके प्रशासन के बारे में हम जानेंगे और प्रशासन में भी कौन कौन से तथ्यों पर डिस्कस करेंगे ये हम टेबल ऑफ कंटेंट में आगे समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ूं उससे पहले मैं उन सभी दोस्तों को जो पहली बार सेशन देख रहे हैं उनको फिर से बता दूं कि हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर बीए फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों की लिंक अवेलेबल है। आप चाहे तो जाकर के जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट आसानी से पढ़ने को मिल जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करोगे तो सारे लेक्चर आपको क्रम से खुल के आपके सामने जाएंगे और हर लेक्चर में उसकी नोट्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रज्ञान हिंदी नाम का एक नया यूट्यूब चैनल है। फिर से नाम बता दूं, प्रज्ञान हिंदी। ठीक है? नया YouTube चैनल बना दिया गया है आप लोगों के लिए, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है उसके लिए। वहां क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज से मैंने वहां शुरुआत की है। वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में उस सीरीज को प्रारंभ किया है मैंने। 5000 प्रश्न इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। उसके तुरंत बाद में डिटेल क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इथिक्स, जनरल हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपको प्रज्ञान हिंदी पर देखने को मिलेंगे डिटेल में। क्लियर है? जल्दी क्लासेस इनकी भी स्टार्ट होने वाली है नोट्स के साथ में, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कुछ भी चार्जेबल नहीं है। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ग्रुप भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सभी क्लासेस आपको ग्रुप में मिल सके। चलिए, ये हो गया अब तक का सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। अब बात करते हैं अपने सिलेबस की। दोस्तों, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सेशन चल रहा था, जिसमें अभी तक आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है ना। फर्स्ट यूनिट काफी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, और चूंकि मुझे भी अभी देखना पड़ेगा कि ये सेशन कहां पर चल रहा है, क्योंकि काफी दिनों बाद में आया हूं मैं इस सब्जेक्ट पर। ठीक है? सेकेंड यूनिट में 16 महाजनपद, मगध का उत्थान, भारत में धार्मिक क्रांति, बौद्ध और जैन धर्म, इन पर भी सेशन हो चुके हैं। भारत पर सिकंदर का आक्रमण कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, सेकेंड यूनिट में ही हम जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, मौर्य राजवंश की स्थापना पर। क्लियर है? इसके अंतर्गत आपके 3 टॉपिक और बचेंगे, अशोकाधम, मौर्य कला और चंद्रोत्तर काल, जिसमें शुंग, सातवाहन, शक, कुषाण, ये सारे जो है राजवंशों के बारे में, साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना? तो 3 टॉपिक आपके इसके बाद में और बचेंगे आज के सेशन के बाद में। इसी के साथ में सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और ये सभी क्लासेस आपकी 1 बाय 1 करके ही चलेगी। मैं एक बात और प्रारंभिक रूप से बता दूं आप लोगों को, जो नए छात्र हैं उनको। दोस्तों, हो सकता है एक टॉपिक में 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर भी हो। क्यों? क्योंकि यहां पर कंटेंट या आपकी पढ़ाई से संबंध में जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। सेशन लंबा भी हो सकता है, थोड़ा डिटेल में भी जा सकते हैं। इसके अलावा सेशन ज्यादा भी हो सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि कोई सब्जेक्ट को 10 या 15 लेक्चरों में खत्म कर दे, कंप्लीट कर दे। ऐसा नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट आपके सिलेबस की होगी मैं उसके अकॉर्डिंग ही सेशन दूंगा, चाहे फिर सेशन 50 लेक्चर नंबर 50 तक क्यों ना पहुंच जाए, चलेगा सब कुछ। ठीक है? आप में से जिसमें क्षमता है और जो चाहता है डिटेल में पढ़ना, वही इस चैनल पर रुकेगा। जो शॉर्ट में पढ़ने के उम्मीदवार होंगे वो बहुत जल्दी सेशन को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। मुझे उन लोगों की परवाह भी नहीं है, माफ कीजिएगा ये वो लोग
जो शॉर्ट देखना पसंद करते हैं, लेकिन मैं वो टीचर नहीं हूं कि शॉर्ट में आपको सेशन प्रोवाइड करूं। मैं डिटेल में विश्वास करता हूं और डिटेल में ही सेशन आप लोगों को देता हूं, क्योंकि पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, अन्यथा छोड़ दीजिए पढ़ाई, घर बैठिए। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट में बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट में जो है दोस्तों, हम यहां पर बात करने वाले हैं प्रमुख रूप से 4 पॉइंटों की। आज का टॉपिक मैं बता ही चुका हूं, मौर्य वंश की स्थापना पर डिस्कस करेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले तो हम व्याख्या के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझेंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में चंद्रगुप्त मौर्य का जो केंद्रीय स्तर का जो प्रशासन व्यवस्था है उसके समझेंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं प्रांतीय शासन की, राज्य स्तर पर क्या शासन व्यवस्था इनके इस समय में थी। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे स्थानीय शासन व्यवस्था की, कि स्थानीय स्तर पर आप वर्तमान में भी देखते हैं ना, वर्तमान में भी जो हमारी शासन व्यवस्था है वो 3 स्तर की है, केंद्र स्तर की, राज्य स्तर की और स्थानीय स्तर की। स्थानीय स्तर में जैसे आपकी ग्राम पंचायत आ जाती है, नगर पालिकाएं आ जाती है, क्लियर है। तो इसी प्रकार से हम यहां पर आज थोड़ा सा वर्तमान की शासन व्यवस्था से भी कंपेयर करते हुए चलेंगे, ताकि ये शासन व्यवस्था हमको थोड़ा सटीक रूप से समझ आ सके। रटने का कुछ भी प्रयास नहीं करना है, आपको कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ याद होगा, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान पूर्वक सेशन को एंड तक सुनते रहिएगा। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। यहां पर मैंने क्वेश्चन इसलिए पुट नहीं किया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन था जो इजी वे में पूछा जाता है, तो यहाँ कोई ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए डायरेक्ट आते हैं व्याख्या पर। पहले पॉइंट पर व्याख्या में क्या क्या लिखना चाहिए हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो दोस्तों को सिंपल से पॉइंट में आपको देने वाला हूं, सिंपल से पॉइंट जो आप में से हर किसी को याद रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाती है कि किस प्रकार से उसको मैनेज करके लिखें। तो ये कंटेंट है व्याख्या वाले बिंदु के लिए, ये पर्याप्त होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी एक बात और मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं ना चंद्रगुप्त मौर्य, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। बचपन दैट मीन्स कि 8th क्लास से तो आप बहुत सीरियसली पढ़ते आ रहे हो, तो ज्यादा एकदम डिटेल में जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, एकदम जीरो पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य समकालीन समय के जो अन्य शासक थे उनमें अगर हम कहें कि सबसे वीर या सबसे योद्धा, सबसे कुशल या सबसे योग्य शासक माने जाते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि समकालीन समय में अर्थात कि उनके समय में चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रमुख ऐसे सम्राट रहे हैं, या कहें कि एक ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने संपूर्ण साम्राज्य का विस्तार सिर्फ और सिर्फ अपनी योग्यता के कारण ही प्राप्त किया था। वह सिर्फ न एक महान विजेता थे, बल्कि एक योग्य और प्रतिभाशाली और सफल शासक भी कहलाते हैं। उन्होंने अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित करके कुशल शासन व्यवस्था की स्थापना की। इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की, वो ये मानी जाती है कि उन्होंने अन्य राजाओं से या अन्य सम्राटों से सबसे ज्यादा योग्य जो मैंने कहा है ना, वो इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर कहा है, क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य को, चूंकि उन्होंने एक बड़े विस्तृत साम्राज्य का निर्माण कर किया, और निर्माण ही नहीं बल्कि उसको इस प्रकार से संगठित किया कि वो शासन व्यवस्था को जो है आने वाले जो इनके अन्य उत्तराधिकारी शासक रहे हैं उनके द्वारा भी इनकी शासन व्यवस्था को ही फॉलो करते रहे। मतलब ये समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य वंश में जितने भी शासक आए, किसी ने भी शासन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया। जिस प्रकार से संगठित चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को किया था, उसी पद्धति को आने वाले शासकों ने भी हूबहू अपनाया है। क्लियर। तो चंद्रगुप्त के बाद में जो भी सम्राट आए हैं, उन सभी सम्राटों ने चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित और संगठित व्यवस्था का अनुकरण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के विशेष रूप से 3 भाग माने जाते हैं, कि इन्होंने अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुविधा की दृष्टि से उन्होंने अपने पूरे प्रशासन के 3 पार्ट किए, 3 भाग किए। कौन कौन से भाग? एक किया उन्होंने केंद्रीय स्तर का, दूसरा प्रांतीय स्तर का, और तीसरा स्थानीय स्तर का। तो उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जैसा कि वर्तमान में आज देखने को मिलती है आपको शासन व्यवस्था भारत की। इसी प्रकार की शासन व्यवस्था उन्होंने उस समय अपना रखी थी। क्लियर है। तो ये विशेष पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के विशेष रूप से 3 भाग थे, 3 भागों में विभाजित किया हुआ था उन्होंने अपने साम्राज्य को, केंद्रीय शासन के रूप में, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन के रूप में। ठीक है। तो इनको अब एक एक करके समझना ही हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, कि अगर हम इनके केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को समझ पाए,
प्रांतीय और स्थानीय शासन व्यवस्था को समझ पाए तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और एक वेल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। यदि आप कंपैरिजन करते हुए पढ़ते कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी, वर्तमान वाली, और चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था को। तो दोस्तों एक वेल तरीके से पढ़ने का, एक बेहतर तरीके से पढ़ने का एक सिद्धांत यही होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो आसपास देखिए, चाहे आप जरूरी नहीं इतिहास ही पढ़ो, कभी यदि आप जियोग्राफी भी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, तो भी आपको कंपेयर करना चाहिए। अपनी आसपास की घटनाओं को देखिए, देखकर उनके साथ कंपेयर यदि करते हुए पढ़ते हो ना तो आपकी एक मेच्योरिटी की लेवल जो है ना वो भी बढ़ती हुई चली जाती है। बात समझ रहे? सिर्फ स्टडी के लिए नहीं होती है, बल्कि सारा कंटेंट जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये सिर्फ मार्कशीट पे नंबर के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि ये पढ़ाया जाता है ताकि आप धीरे धीरे मेच्योर, वेल मेच्योर मतलब ज्यादा मेच्योर हो जाओ, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो फर्स्ट ईयर बीएफ लेते ही इसलिए ताकि वो यूपीएससी जैसी एग्जाम की तैयारी कर सके। तो उन स्टूडेंट्स को तो समझ आइएगा बहुत बेहतरीन तरीके से जाके रहना पड़ेगा और सारे कंटेंट पर कंपैरिजन के साथ पढ़ते हुए जो है थोड़ा जागृत होना पड़ेगा और अच्छे से उनको समझना पड़ेगा डीपली जाकर के। चलिए, तो ये व्याख्या में इतना कंटेंट आपके लिए पर्याप्त तो होगा। अब हम बात करते हैं इनके शासन व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले हमने पॉइंट देखा था केंद्रीय शासन व्यवस्था, सेंट्रल लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमें समझना है बेहतर तरीके से। तो उसको समझने के लिए दोस्तों इसको भी हमने 5 भागों, हमने नहीं बांटा बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही 5 पार्ट किए हुए थे। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को संभालने के लिए अगर मैं कहूं कि 5 प्रकार के विभाग थे तो गलत नहीं होगा। 5 विभागों में के माध्यम से केंद्रीय शासन व्यवस्था को संभाला जाता था। विभाग बोल दिए हैं बल्कि विभाग नहीं, जैसे सम्राट, सम्राट तो अपने आप में एक बृहद विभाग होता है ना, एक बड़ा विभाग है, ठीक है। और इसके अलावा मंत्री परिषद थी, मंत्रिणा थी, विभागीय व्यवस्था थी, अमात्य और अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये 5 जो मैंने भाग बताए हैं, ये पांचों भागों के माध्यम से या पांचों के माध्यम से ही केंद्रीय शासन व्यवस्था का बेहतर तरीके से संचालन किया जाता था। आइए एक एक करके इनको जरा समझने का प्रयास करते हैं। सम्राट, सबसे पहले नंबर आता है सम्राट का। शासन व्यवस्था बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, जितनी डिफिकल्ट आज की वर्तमान की शासन व्यवस्था ना इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, बहुत इजी वे में थी, बहुत आसान थी, ठीक है। बस समझने का स्तर आपका थोड़ा बेहतर होना या बेहतर रखना पड़ेगा। अब समझिएगा, सम्राट की अगर बात करूं, जो केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा थे, केंद्रीय शासन का प्रधान सम्राट ही हुआ करता था। सम्राट मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य, खुद राजा, है ना। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था का जो सम्राट था वो प्रधान था पूरे राष्ट्र का, पूरे साम्राज्य का। राज्य का चाहे कोई सा भी विभाग हो, कोई भी ऐसा विभाग नहीं था जिस पर उसका नियंत्रण ना हो। जब हमने पहले ही बता दिया कि भाई केंद्रीय शासन का प्रधान सम्राट था, तो सारे साम्राज्य की शक्ति किसके हाथों में होगी, किसके पास होगी? तो सारी शक्ति सम्राट के हाथों में होगी। लेकिन सारी शक्ति अपने पास होने के बाद में अब दिमाग में आपके एक प्रश्न उठना चाहिए कि अगर पूरे साम्राज्य की शासन व्यवस्था की सारी शक्ति अगर एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दे तो क्या वो निरंकुश नहीं होगा? तो क्या वो स्वेच्छाचारी नहीं होगा? अपनी मर्जी से कार्य करने नहीं लगेगा? एग्जैक्टली लगेगा। लेकिन इसके बावजूद मौर्य वंश का जो सम्राट थे वो निरंकुश नहीं थे, स्वेच्छाचारी नहीं थे। क्यों नहीं थे? उसके पीछे भी रीजन है। कोई सम्राट निरंकुश ना हो जाए, कोई सम्राट स्वेच्छाचारी ना हो जाए, इसके लिए मंत्री परिषद और वहां की कुछ परंपराएं कार्य करती थी जो सम्राट को निरंकुश होने से रोकती थी। मंत्री परिषद की व्यवस्था थी उस समय, कुछ परंपराएं जो चली आ रही थी, इनके दबाव में सम्राट कार्य करता था। बात समझ आई? उसका आदर्श पवित्र और ऊंचा हुआ करता था, वह हमेशा प्रजा के हितों में ही कार्य करता था। तो सम्राट की कुछ इस प्रकार की छवि हुआ करती थी मौर्य वंश के समय में, ठीक है ना। मौर्य वंश के समय में सम्राट की छवि, और सम्राट कौन होगा? केंद्रीय शासन का एक प्रमुख हिस्सा। इसके बाद में नंबर आता है मंत्री परिषद का। अब मंत्री परिषद, जैसा आपने अभी नाम सुना कि मंत्री परिषद सम्राट की सहायता करने के लिए या सम्राट को परामर्श देने के लिए यह कार्य करती थी, ठीक है। और इस मंत्री परिषद में वही लोग आते थे जो बुद्धिमान होते थे, जो चरित्रवान होते थे, योग्य होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए,
तो ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कौन करेगा? तो ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति का काम होता था सम्राट का। मतलब समझिएगा, मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री बैठते थे वो सारे योग्य होना चाहिए और ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा ही की जाती थी। और इस मंत्री परिषद में अगर सदस्यों की बात करें तो 12 से 20 सदस्य हुआ करते थे इस मंत्री परिषद में। लेकिन एक बात और ध्यान सुनिएगा, मंत्री परिषद प्रभावशाली जरूर थी, सम्राट को परामर्श जरूर देती थी और सम्राट भले ही इसके दबाव में आके भी काम करता था, लेकिन उसके बावजूद मंत्री परिषद के किसी भी निर्णय को मानने के लिए सम्राट किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं था। परामर्श जरूर लेगा, लेकिन मंत्री परिषद के दबाव में आकर कार्य नहीं करता था सम्राट अपनी इच्छा से ही कार्य करता था। तो एक बड़ी बात है इस राजवंश की कि सोचिए कि सारी शक्ति एक सम्राट के हाथों में होने के बावजूद भी वह निरंकुश नहीं हुआ, निरंकुश नहीं था। सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य की ही बात नहीं कर रहे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए, कोई सा भी सम्राट उस समय निरंकुश नहीं था। जनता के हित को वो सर्वोपरि मानकर ही शासन करते थे। इसके बाद में थर्ड पॉइंट की अगर बात करें मंत्रणा की, तो भैया मंत्रणा कौन होते थे? तो सुनिएगा, दैनिक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, दैनिक शासन व्यवस्था मतलब रोज की शासन व्यवस्था, रोज के कुछ ना कुछ कार्य निकलते हैं ना, तो रोज की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए मंत्री परिषद से छोटी एक उप समिति हुआ करती थी। एक उप समिति, आपने देखा सबसे टॉप पर कौन बैठा है? सम्राट के बाद में मंत्री परिषद बैठी है। अच्छा, मंत्री परिषद के नीचे कौन होगा? तो मंत्री परिषद के नीचे उस मंत्री परिषद के लिए उप समितियां बना दी गई है जो अलग अलग काम करेगी। ठीक है, तो दैनिक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भी एक उप समिति का निर्माण किया गया और इस उप समिति में 3 से 4 मंत्री हुआ करते थे। समझ तो आ रहे हैं ना आप लोगों को बातें पूरी? ठीक है, तो ये जो उप समिति बनाई थी, इसी उप समिति को मंत्रणा कहा जाता था। मंत्रणा के जो मंत्री होते थे, मंत्रियों के परामर्श से ही, अब देखिए इंपॉर्टेंस देखिए, भले ये उप समिति थी लेकिन काम इंपॉर्टेंट कर रही थी, ग्राउंड पर आकर काम कर रही ना, तो इंपॉर्टेंस तो अपने आप बढ़ गया इसका। जबकि जो मंत्री परिषद थी जो राजभवन में बैठकर काम कर रही थी, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा जितना कि ग्राउंड पे मतलब फील्ड में आकर काम करने वाले का इंपॉर्टेंस कितना होता है। तो जो मंत्रणा होती थी, मंत्रणा के जो मंत्री होते थे, उनके परामर्श से ही पूरे राज्य का संचालन होता था। सोचिए आप लोग, ठीक है, तो इस मंत्रणा के मंत्रियों के परामर्श से ही संपूर्ण राज्य का संचालन किया जाता था। इन्हीं की सम्मति से या सहमति से या परामर्श से उच्च अधिकारी, राज्य के जो उच्च अधिकारी होते थे, गुप्तचर होते थे या निरीक्षक होते थे, इन सबकी नियुक्ति सम्राट करता था। बात समझ आई आप लोगों को? तो इन सबकी नियुक्ति कौन कर रहा है? सम्राट कर रहा है, लेकिन किसके परामर्श से? मंत्री परिषद के परामर्श से, मंत्रणा के मंत्रियों के परामर्श से। तो यहां पर जो मंत्रणा वाली उप समिति है, इसका भी महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। इसके बाद या अमात्य, विभागीय व्यवस्था या अमात्य, जरा सुन विभागीय व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय का जो पूरा शासन था वो कई छोटे छोटे विभागों में बटा हुआ था। अभी तो आपने सम्राट की बात की है, मंत्री परिषद की बात की, मंत्रणा की बात की है, लेकिन अब जरा समझिए, पूरे केंद्र स्तर का जो पूरा साम्राज्य था उसको छोटे छोटे विभागों में बांट दिया और हर एक विभाग का संचालन और उसका निरीक्षण के लिए एक अध्यक्ष बना दिया। मतलब समझिए ना कि छोटे छोटे विभाग बना दिए, हर विभाग पर एक अध्यक्ष बिठा दिया। ठीक है, और उसी अध्यक्ष को यहां पर अमात्य कहा जाता था। क्लियर है? तो विभागों के जो अध्यक्ष होंगे उसी को अमात्य कहा जाता था। अमात्यों के नीचे उप विभागों के अध्यक्ष अमात्यों के नीचे उप विभागों के अध्यक्ष और इनके नीचे विभागों के अन्य अधिकारी और कर्मचारी होते थे। ये क्रम अगर आपने समझ लिया ना, कभी गड़बड़ नहीं करोगे आप एग्जाम में। समझिएगा, केंद्र को विभागों में विभाग के अध्यक्ष को अमात्य कहा जाता था, फिर उस विभाग को उप विभागों में बांट दिया, उस उप विभाग के भी एक एक अध्यक्ष हुआ करते थे और उन उप विभागों के नीचे भी कुछ विभाग छोड़ दिए। ठीक है ना? और ये जो उप विभाग के नीचे जो विभाग थे, इनकी ठेकेदारी किसको दे दी? अन्य जो अधिकारी थे या अन्य कर्मचारी थे उनको दे दी।
तो अमात्य, उसके बाद में अध्यक्ष और उसके बाद में अधिकारी। इस प्रकार से पूरी चेन बनी हुई थी और इन सबकी नियुक्ति का काम भी सम्राट का ही था। इनकी नियुक्ति भी सम्राट ही किया करते थे। क्लियर हुआ? इसके बाद में अमात्य और अध्यक्ष, जो कि आप समझ चुके हैं अब तक, है ना। अमात्य कहां का होगा? विभाग का प्रमुख होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है ना। अमात्य, विभाग का अध्यक्ष को अमात्य कहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में उप विभाग, उप विभागों के नीचे भी विभाग, ठीक है। तो विभाग का प्रमुख अमात्य, उप विभाग का प्रमुख अध्यक्ष, और उसके भी नीचे जो उप विभाग के नीचे भी जो विभाग है उसका अध्यक्ष कौन होगा? कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी जो राज्य में कार्य कर रहा है, सरकारी अधिकारी, ठीक है। इनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा। अमात्य और अध्यक्ष की बात करें, अमात्य और अध्यक्ष की बात करें तो राज्य के उच्च अधिकारी और अन्य न्याय विभाग के उच्च पदाधिकारी अमात्य कहलाते थे। क्लियर हो गया? तो ये अब उच्च अधिकारी या न्याय विभाग क्या आया? विभाग। अलग अलग विभागों के जो प्रमुख थे वही क्या कहलाते थे? अमात्य कहलाते थे। आप पढ़ भी चुके हैं ना, विभाग का प्रमुख अध्यक्ष कौन होगा? अमात्य होगा। इनमें से ही प्रांतों के राज्यपाल, कोषाध्यक्ष और सेनापतियों की नियुक्ति की जाती थी। किसके द्वारा? सम्राट के द्वारा। तो जो ये अमात्य होते थे, अब चूंकि ये काफी कुशल होते थे, योग्य होते थे, अनुभव इनके पास काफी अनुभव हुआ करता था, इसलिए इन्हीं अमात्यों में से सम्राट के द्वारा प्रांतों के लिए राज्यपाल चुनना है, किसी के लिए कोषाध्यक्ष चुनना है, सेनापति चाहिए, तो इन्हीं अमात्यों में से चुन लिया जाता था। क्लियर? चलिए, तो यहां से शुरुआत होती है अब आपकी प्रांतीय शासन व्यवस्था की। तो मैं उम्मीद करता हूं केंद्रीय शासन व्यवस्था अब तक आपको बेहतर तरीके समझ आ चुकी है, ठीक है ना। केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो हमने 5 पॉइंट पढ़े, बस उन्हीं को आपको दोहराना है। इसके बाद में बात करते हैं प्रांतीय शासन व्यवस्था की। प्रांतीय शासन किस प्रकार का था, जरा ध्यान सुनिएगा। स्टोरी के रूप में इसको लेंगे, पूरी कहानी के रूप में लेंगे, ताकि एकदम एक ही बार में पूरा स्टोरी वाइज समझ आ जाए, ठीक है ना। नॉन स्टॉप चलेंगे, बीच में रुकना नहीं है। शासन व्यवस्था के संचालन के लिए या सुदृढ़ संचालन के लिए चंद्रगुप्त ने अपने समस्त विशाल साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित कर दिया। प्रांत मतलब समझिएगा राज्यों में विभाजित कर दिया। मगध और उसके समीप के जो प्रदेश थे उन पर स्वयं चंद्रगुप्त शासन करता था। अब समझिएगा, वो उन्होंने उन राज्यों की, उन प्रांतों की इंपोर्टेंस को समझा, महत्व को समझा, और उन पर उसने अधिकार, मतलब उसने उस पर शासन किया। जैसे मगध, जो उस समय मौर्य वंश के लिए या मौर्य वंश के साम्राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य था, या उसके आसपास के है ना, आसपास के जो भी राज्य थे, जो प्रदेश थे, उन पर चंद्रगुप्त स्वयं शासन करता था। उसका प्रमुख नगर या राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी, ठीक है। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा साम्राज्य के जो अन्य प्रांत थे उनका शासन जो है राजवंश के जो राजकुमार होते थे वो किया करते थे। वो कभी कभी जैसे लगता है कि यार किसी राज्य का शासन कोई राजकुमार ठीक से नहीं से चला पा रहे हैं, या फिर राजकुमार ही नहीं है, तो कोई योग्य व्यक्ति को भी नियुक्त कर दिया करते थे सम्राट। क्लियर है? और ये सारे, चाहे वो राजवंश का राजकुमार हो या कोई अन्य योग्य अमात्य हो जिसको प्रांत का शासन दिया है, वो सब के सब सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि नियुक्ति उनकी सम्राट के द्वारा ही की जाती थी। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रांतीय स्तर की, तो राज्य के जो बड़े प्रदेश थे, साम्राज्य के जो बड़े प्रदेश थे, जैसे उत्तरापथ के राज्य, सौराष्ट्र के राज्य, दक्षिणापथ के, अवंती राष्ट्र या सेल्यूकस के द्वारा जो प्रांत दिए गए थे, है ना, चंद्रगुप्त को, वो ये मुख्य थे। अगर बात करें उत्तरापथ की, तो उत्तरापथ में मतलब उत्तर, उनका जो साम्राज्य था, साम्राज्य के उत्तर दिशा में जितने प्रांत थे उनको उत्तरापथ कहा गया था, जिसमें पंजाब, सीमांत प्रदेश या सिंध हुआ करते थे। और इनकी उत्तरापथ की राजधानी जो थी वो राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, ठीक है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं सौराष्ट्र की, तो सौराष्ट्र की राजधानी जो है गिरिनगर या गिरिनार हुआ करती थी। वहीं अवंती राष्ट्र के जितने भी प्रांत थे उन सबकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, और दक्षिणापथ के जितने भी प्रांत थे उन सबकी राजधानी सुवर्णगिरी हुआ करती थी। तो इन्होंने सभी राज्यों की को भी, जैसे वर्तमान में की ना, केंद्र की राजधानी दिल्ली बन गई है, अलग अलग स्टेट की, राज्यों की राजधानी अपनी खुद की
है। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहाँ पर केंद्र की राजधानी अलग कर दी, ठीक है, अलग कर दी। उसके बाद में हर एक राज्य की राजधानी अलग अलग कर दी। सारे राज्यों को भी उन्होंने जो है उत्तरापथ, सौराष्ट्र, दक्षिणापथ, है ना, अवंती, राष्ट्रीय, सेल्यूकस के द्वारा जो प्रदान किए गए थे उनमें अलग अलग विभाजित कर दिया। विभाजित करके हर एक राज्य के लिए जो है उन्होंने एक राजधानी फिक्स कर दी थी। बस समझ आई। तो आपको यही याद रखना है, उत्तरापथ एक विशेष, सौराष्ट्र, अवंती राष्ट्र, दक्षिणापथ। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में अगर बात करते हैं, इसके बाद में तो अन्य प्रदेश जो बच जाते हैं, इनके अलावा जो अन्य प्रदेश बच जाते हैं, अन्य प्रदेशों के सर्वोच्च अधिकारी को राष्ट्रीय कहा जाता था। ये अपने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कर की वसूली करना, युद्ध काल में सम्राट की सहायता करना, मतलब सम्राट के लिए सेना भेजना, इनका प्रमुख दायित्व हुआ करता था, प्रमुख कर्तव्य हुआ करता था। क्लियर है? तो मौर्य साम्राज्य जो था वो सिर्फ इन राज्यों में ही सिमट कर नहीं रह गया था, बल्कि उसके अलावा कई सारे राज्य थे। तो जो महत्वपूर्ण राज्य थे उनका संगठन करके उनकी राजधानी फिक्स कर दी, और कुछ राज्य ऐसे थे जिनको स्वतंत्र रूप से भी उनका शासन व्यवस्था को संचालित किया है। किसके द्वारा? सर्वोच्च अधिकारियों के द्वारा। क्लियर? इसके बाद में अब जरा बात करते थे कि छोटा सा ही कहानी थी प्रांतीय स्तर की, जो कि आपने समझी। इसके बाद में अब स्थानीय स्तर की बात करें तो स्थानीय स्तर में सबसे पहले बात करेंगे ग्राम शासन की, ग्रामीण शासन व्यवस्था की, और एक फिर नगरीय शासन व्यवस्था की। दो ही शासन व्यवस्था पढ़नी होती है। तो ग्राम शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करूं तो ग्राम शासन का या ग्रामीण शासन व्यवस्था का प्रबंधक जो होता था वो ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक, जैसे आज कहते हैं ना सरपंच होता है, गांव का प्रधान जो होता था वो सरपंच होता है। इसी प्रकार से उस सरपंच को मौर्य वंश के समय में ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, वो जो ग्रामीण लोग हुआ करते उनके द्वारा निर्वाचित होता था। ठीक है, तो ग्रामिक आज भी क्या होता, आज का भी जो ग्रामिक है, सरपंच है, कैसे नियुक्त होता है भाई? निर्वाचित होता है ना जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। तो इस समय में भी ग्रामिक निर्वाचित होता था जनता के माध्यम से। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा सरपंच की सहायता के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे हम सेक्रेटरी बोलते हैं, होता है ना। उस सेक्रेटरी को उस समय में ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, जो सरकारी अधिकारी होता था। तो सरकारी अधिकारी और ग्रामिक दोनों के द्वारा, दोनों के सहयोग से गांव की शासन व्यवस्था संचालित होती थी, जैसा कि वर्तमान में होती है सरपंच और सेक्रेटरी के द्वारा। उसी प्रकार से ग्रामिक और ग्राम भोजक के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन होता था। क्लियर है? तो ग्रामों को जो है अपने स्वशासन के लिए स्वतंत्रता प्राप्त थी, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। ये संस्था ग्राम के साधारण विवादों का समाधान करने के लिए, या कहें कि जन कल्याण के जो कार्य हैं, जैसे कि सड़क बनाना, पुल बनाना, तालाब आदि बनाना, ये सारे कार्य ये संस्था ही करती थी। मतलब ये ग्रामीण शासन के अंतर्गत ही किया जाता था, या ग्रामीण और ग्राम भोजक के द्वारा किया जाता था। और इससे स्पष्ट होता है कि शासन व्यवस्था जो है अत्यंत सुव्यवस्थित और सुसंगठित हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने केंद्र स्तर से लेकर के ग्रामीण स्तर तक की पूरी शासन व्यवस्था को बहुत बेहतर तरीके से संचालित किया था, है ना। और क्यों ना करे, उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे चाणक्य, है ना। चाणक्य इनके प्रधानमंत्री थे उस समय में, और उनकी ही दृष्टि में ये सारे कार्य हो रहे थे। तो उन्होंने पूरी शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से संगठित किया था, जितनी की आज शायद वर्तमान में भी नहीं है। वर्तमान में भी कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं, तो आज इतना भ्रष्टाचार क्यों होता है ना। तो कई सारी चीजें होती है जहां पर अच्छाई नजर आती है, वहां पर कुछ दोष भी होते हैं। क्लियर है? तो ग्रामीण शासन व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से उस समय में किया जाता था, संचालित होता था। इसके बाद में बात करें नगर शासन व्यवस्था की, तो नगरीय शासन के अंतर्गत नगर शासन का प्रमुख जो होता था उसे पौर कहा जाता था। पौर या नागिर या फिर नगर अध्यक्ष। उसके अधीन कई स्थायी और अस्थायी कर्मचारी या अधिकारी काम करते थे। इसके लिए 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था। 30 सदस्यों का एक मंडल, और उस मंडल को 6 समितियों में बांटा गया था, और उन 6 समितियों में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। समझिएगा, हर एक की पूरी बारीकी से पूरी व्यवस्था। ग्रामीण स्तर पर ग्रामिक को प्रधान बना दिया, समझिएगा। नगर स्तर पर लिया तो वहां पर कुछ अलग अलग मंडल समितियां इस प्रकार से काम करेगी, जिससे कि उसका प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। पाटलिपुत्र में 3 सदस्यों का मंडल
पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो 3 सदस्यों का मंडल जो है आधुनिक म्यूनिसिपालिटी की परिषद जो है उसके समान हुआ करती थी, और उसकी समितियां भी म्यूनिसिपालिटी या नगर पालिकाओं की उप समितियों के समान हुआ करती थी। आप कंपैरिजन भी करके देखेंगे तो भी आपको शासन व्यवस्था हूबहू नजर आएगी। ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि शासन व्यवस्था को हमने मौर्यकालीन शासन व्यवस्था से ही प्राप्त किया हो, लिया हो। क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रकार से आपने मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को केंद्रीय स्तर, है ना, प्रांतीय स्तर और स्थानीय स्तर, तीनों ही स्तरों पर समझा है, और बेहतरीन और जितने आवश्यकता है उतना कंटेंट भी आपको प्राप्त हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन लगाने में मदद हो सके, एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन लगा सके। वो सिर्फ एक ही पीडीएफ नहीं दोस्तों, पूरी लेक्चर नंबर 1 से मैंने सारी पीडीएफ डाल रखी है, हर एक लेक्चर में उसकी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो यदि आप चाहते हैं कि लेक्चर भी देके और रिवीजन के लिए नोट्स भी आपको मिल जाए तो इससे बेहतर आपको कुछ हो नहीं सकता। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, लेक्चर देखने के बाद यदि आप इसी पीडीएफ से रिवीजन लगाते हो तो आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में पहले से कई गुना बेहतर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और अगला सेशन जो होने वाला है लेक्चर नंबर 24 में हम बात करेंगे अशोक के धम की। ठीक है, अशोक का दम, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। जाने से पहले दोस्तों आपको फिर से एक बार रिमेंबर करवा दो, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक के साथ ही साथ में व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डाल दी गई है, जिसे ज्वाइन करना आप लोगों के लिए बहुत कंपलसरी है, ताकि आपको हमारे सेशन के सारे नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर ग्रुप पर प्राप्त होते रहे। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी है, जिन्हें ज्वाइन करके और आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट बन सकते हैं, और वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज दिए बिना। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।